जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। हम लोग क्लास 6 भूगोल का एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने पहले 3 अध्याय को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा अध्याय है अध्याय 4 मानचित्र। पहले 3 चैप्टरों में हम लोगों ने सौरमंडल, उसके बाद ग्लोब, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियों को कवर किया। आज हम लोग मानचित्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है सबके साथ वीडियो को एक बार शेयर कर दें। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बनने वाले प्रश्न हैं उसको हम लोग उसके बारे में भी डील करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है अध्याय 4। ठीक है, मानचित्र। मानचित्र क्या होता है सब दोस्तों? मानचित्र 2 शब्दों से मिल के बने। पहला है आपका मान, दूसरा है चित्र। ठीक है, पहला आपका शब्द क्या है? मान, और दूसरा है चित्र। मान का अर्थ होता है मूल्य या फिर मापन। ठीक है, और चित्र का अर्थ होता है आप लोग कोई भी ड्राइंग देखते हैं, ड्राइंग शीट। ठीक है, कोई पिक्चर, तो वो चीज़ आपका चित्र है। ठीक है, तो मतलब मानक या मापक के आधार पर बनाया गया चित्र को हम लोग क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग आज पूरे अध्याय में अच्छे से देखने वाले हैं। मानचित्र क्या होता है, मानचित्र के प्रकार कितने होते हैं, मानचित्र के कौन कौन से घटक हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मानचित्र के बारे में भी देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। बिना लेट किए चलो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि ग्लोब क्या होता है, ग्लोब के कितने प्रकार के होते हैं, ग्लोब में कौन कौन सी जानकारियाँ दी जाती है। ठीक है, ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ लिमिटेशन होती है ग्लोब के बारे में, ग्लोब में। ठीक है, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहेंगे तो ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्य, जिला, शहर, गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? हम लोग मानचित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में किसका उपयोग करते हैं? मानचित्र का स्थिति उपयोग करते हैं। मानचित्र में दोस्तों ग्लोब में क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, जिसमें पूरी पृथ्वी को एक साथ दर्शाया जाता है, उसके सभी भागों को। लेकिन अगर हम पृथ्वी के किसी केवल एक भाग का अध्ययन करना चाहें, या अपने गाँव का अध्ययन करना चाहें, अपने शहर का अध्ययन करना चाहें, तो उसके लिए मानचित्र ज़्यादा उपयोगी साबित होता है ग्लोब की तुलना में। ठीक है, मानचित्र क्या है? तो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से, किसके माध्यम से? पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। किस पे? चपटी सतह पे। जब देखिए, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना जो है वो असंभव है। ठीक है, जिसके कारण इसमें कुछ त्रुटियां भी होती है मानचित्र में, तो उसको भी हम लोग देखेंगे अभी। तो हम लोग मानचित्र क्या है दोस्तों? मानचित्र पृथ्वी सतह का किसी भाग का, या फिर पूरी पृथ्वी का जो उसका एक पैमाने के माध्यम से, मतलब मापन के माध्यम से, ठीक है, एक चपटी सतह पर खींचा गया चित्र को हम लोग क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। ठीक, सीधे दोस्तों जानिए कि पैमाने के माध्यम से जो चित्र बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। मानचित्र क्या है दोस्तों? हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है, दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कुछ मानचित्र होते हैं जिसमें कुछ ही फैक्ट्स को, कुछ ही एक क्षेत्र के बारे में ही दर्शाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी मानचित्र होते हैं जो किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारे मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है। तो ऐसे मानचित्र को क्या कहते हैं? ऐसे मानचित्र को हम लोग एटलस कहते हैं। एटलस का बुक आप लोग जब ज्योग्राफी का बुक पढ़ते हैं दोस्तों ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं तो आप सबके पास एक एटलस का बुक होना चाहिए, जो आपके अध्ययन को बहुत ज़्यादा आरामदायक बनाता है। उसके बाद क्या बोलते हैं? क्षेत्रों के बारे में अध्ययन, महासागर, महाद्वीपों के बारे में अध्ययन करने में, खनिज संपदाओं के बारे में अध्ययन करने में, उसका क्षेत्र विस्तार के बारे में अध्ययन करने में यह बहुत ज़्यादा ही उपयोगी साबित होता है। तो आप लोग सभी जो है एटलस को अपने साथ जरूर रखें, जितने भी ज्योग्राफी के छात्र हैं। ठीक है, बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार को अलग अलग पैमानों से खींची गई कई मापों पर आधारित होता है। ठीक है, एटलस जो है विभिन्न प्रकारों का होता है और अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ग्लोब जो है दोस्तों, ग्लोब में कुछ लिमिटेशन होती है, लेकिन मानचित्र में जो है ग्लोब की तुलना में हम लोग ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्षेत्र विस्तार के साथ साथ
उस क्षेत्र में कौन कौन सी खनिज संपदाएं हैं, उसके क्षेत्र में जनसंख्या विस्तार, या भी अन्य अन्य जितनी भी जानकारी प्राप्त होती है सब हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ नीचे वर्णित किया गया। मानचित्र के प्रकार के बारे में बात करें दोस्तों, तो मानचित्र जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आपके कौन कौन से? तो सबसे पहला आपका भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा है आपका थीमेटिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र? थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि भौतिक मानचित्र क्या होता है, राजनीतिक मानचित्र क्या होता है, और थीमेटिक मानचित्र क्या होता है। तो भौतिक मानचित्र की बात करें दोस्तों, यह फिजिकल फीचर से रिलेटेड है। फिजिकल, इसको फिजिकल इंग्लिश में फिजिकल मैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल मैप भी कहते हैं। ठीक है, यह फिजिकल फीचर से रिलेटेड है। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, किसकी कौन सी आकृतियाँ? प्राकृतिक आकृतियाँ, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, इस सब को दर्शाने के लिए हम लोग जो देखते हैं भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र का प्रयोग करते हैं। ये सब इसको जिस मानचित्र में ये सब दर्शाया जाता है उसको भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र क्या है दोस्तों? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँवों में विभिन्न गाँवों और विभिन्न देशों के राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जिन मानचित्रों में देखते हैं दोस्तों हम लोग कि गांव का सीमा हो गया, शहर का सीमा हो गया, नगरों का सीमा हो गया, राज्यों का सीमा और देशों का सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दर्शाया जाता है, उस मानचित्र को हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? तो कुछ ऐसे मानचित्र जिसमें विशेष जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं, किसी क्षेत्र के किसी चीज़ के बारे में विशेष जानकारी प्रदान की जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। जैसे सड़क, ऐसा मानचित्र है जिसमें सिर्फ सड़क के बारे में जानकारी दी जाती है, तो उसको हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहेंगे। वर्षा मानचित्र, वन उद्योग का वितरण, ठीक है, रिसोर्सेज का वितरण, तो उस सबको दर्शाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो उसको क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, इस थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इनकी सूचना के आधार पर उसके बाद फिर इन मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर इनका उचित नामांकन किया जाता है। जो भी सूचना इसमें दी गई है मानचित्र में, उसके आधार पर उसका नामांकन किया जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं विभिन्न प्रकार के मानचित्र का चित्र देख लेते हैं। ये दोस्तों हम लोग 3 चित्र हम लोग लेके आए हैं भारत का मानचित्र के बारे में। ये आपका देख सकते हैं, ये 3 चित्र, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये कौन कौन से चित्र हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं भारत की नदियाँ। इसमें इस मानचित्र में भारत की प्रमुख नदियों के बारे में दिया गया है, पर्वत के बारे में दिया गया है। ठीक है, पर्वत, और उसके बाद फिर अलग अलग जो हिल्स हैं, ठीक है, महासागर के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, महासागर का वर्णन है। तो ऐसे मानचित्र जिसमें हम लोग, अभी मैंने चर्चा किया कि वैसे मानचित्र जिसमें भौतिक आकृतियाँ, जो प्राकृतिक आकृतियाँ धरातल की, उसको दर्शाते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? उसको भौतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे इसमें पठार के बारे में दर्शाया गया, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, छोटा नागपुर पठार यहाँ पे हो गया, यहाँ पे दक्कन का पठार हो गया, यहाँ महासागर, अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। ठीक, यहाँ पे आपका पर्वत के बारे में दर्शाया गया, नंदा देवी हो गया, कंचनजंगा हो गया। यहाँ रेगिस्तान के बारे में था, रेगिस्तान के बारे में दर्शाया गया। यहाँ पे प्रमुख नदियाँ हैं, नर्मदा, माही, बानस, चंबल, तो ये सब क्या है? आपके प्रमुख नदियों के बारे में भी दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स जिसमें दर्शाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक, दूसरा मतलब मानचित्र दोस्तों ये आपका राजनीतिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र? राजनीतिक मानचित्र। इसमें देख सकते हैं दोस्तों प्रमुख देशों और क्षेत्रों का सीमाओं का वर्णन किया गया, या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का यहाँ पे वर्णन किया, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग राज्यों के जो सीमाएँ हैं उसको भी दर्शाया गया है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ठीक है, बिहार आपका यहाँ पे, और यहाँ पे राजस्थान का वर्णन दिया गया। तो ये जिसमें हम लोग देखते हैं कि विभिन्न राज्यों का, नगरों का, गाँवों का वर्णन किया जाता है, सीमाओं का वर्णन किया जाता है, उसको हम लोग राजनीतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। ठीक, आपका हो गया। उसके बाद यह तीसरा आपका मानचित्र दोस्तों, तीसरा मानचित्र में जो बोलते हैं इसमें विशेष जानकारियाँ प्राप्त की जाती हैं, इसको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया को दर्शाया गया है, फॉरेस्ट का वर्णन किया गया है, भारत के प्रमुख जो फॉरेस्ट क्षेत्र है उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, देख सकते हैं कि जो फॉरेस्ट का एरिया है, जो डार्क ग्रीन वाला है वो आपका फॉरेस्ट को दर्शा रहा है, बाकी जो हल्का ग्रीन में है उसको नॉन फॉरेस्ट एरिया दर्शा रहा है। उसके बाद जो रेड लाइन से वो इंडिया का जो बाउंड्री है उसको दर्शाया गया है। तो इसमें जिसमें विशेष जानकारियाँ प्राप्त की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, जिसमें स्टेट्स की सीमाओं का वर्णन किया जाता है, या फिर विभिन्न क्षेत्रों की सीमाओं का वर्णन किया जाता है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और जिसमें फिजिकल फीचर्स को दर्शाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं।
ठीक है, वापस चलते हैं हम लोग दोस्तों अपने PDF अपने आगे चैप्टर पे कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं दोस्तों मानचित्र के? मानचित्र के प्रमुख रूप से 3 घटक पाए जाते हैं, आपका दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी क्या होता है दोस्तों? ये आपका क्षेत्र विस्तार को दर्शाता है, ठीक है, कि कितना कौन सा जो मानचित्र का एरिया है वो कितना बड़ा है। दिशा, इसमें विभिन्न दिशाओं का वर्णन किया जाता है, ठीक, कि कौन सी चीज़ें कौन सी दिशा में है। और प्रतीक, जो मानचित्र में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसको दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, परंपरागत प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, तो वो प्रतीक। ये 3 प्रमुख घटक है मानचित्र के, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। देखते हैं दोस्तों, पहला नंबर पे दिया हुआ है दूरी। दूरी क्या है दोस्तों? मानचित्र एक आरेखन है। मानचित्र क्या है? एक आरेखन है, ठीक है, जो पूरे विश्व या उसके भाग का छोटा कागज़ के एक पन्ने को दर्शाता है। या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, ठीक है। जैसे मानचित्र क्या है दोस्तों? किस पैमाने पर किए जाते हैं? छोटे पैमाने पर, लेकिन इसी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे, ठीक है। तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है, ठीक है। मतलब है कि दोस्तों यहाँ पे जो दूरी है, मानचित्र एक क्या बोल सकते हैं आपका धरातल, जो जैसे अगर किसी गांव का हमको चित्र बनाना हो दोस्तों, तो हमको गांव इतना बड़ा सीट चाहिए होगा, तब तो हम उसके गांव का पूरा अच्छे से पैटर्न बना सकते हैं। लेकिन हमको अगर मानचित्र में हम लोग क्या किया जाता है कि जो गांव की पूरी वास्तविक दूरी है, ठीक है, उसका एक अनुमान उस दूरी को जो है दोस्तों, उसको एक अनुपात में लेकर के छोटा किया जाता है, और उस अनुपात में जो उसका वास्तविक दूरी है, उसी अनुपात में उसको चित्र पे, कागज़ शीट पे दर्शाया जाता है, ताकि इसको जो कागज़ पे जो दूरी है और स्थल की जो वास्तविक दूरी है उसको व्यक्त कर सके, छोटा बड़ा ना हो जाए, ठीक है। कागज़ की दूरी और स्थल की दूरी को व्यक्त किया जा सके, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना क्या है दोस्तों? पैमाना मापन है, ठीक है। पैमाना चुना जाता है किस लिए? ताकि जो स्थल की दूरी है और कागज़ शीट पे जो दूरी है, क्षेत्र विस्तार है, उसको बराबर किया जा सके, छोटा बड़ा ना हो, ठीक है। नहीं तो जो मानचित्र है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। पैमाना स्थल पर, पैमाना क्या है आपका? एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, पैमाना क्या है? तो पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात है। क्या है पैमाना? मानचित्र पर जो है स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई बीच की दूरी का अनुपात है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय आपके घर के बीच की दूरी कितना है? 10 किलोमीटर, जिसमें मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया जाता है, दूरी द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर आपके स्थल पर जो है वो 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से पैमाना चुना जाता है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए 2 स्थानों के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं। अगर आप पैमाने के बारे में जानकार हैं तो जो मानचित्र पर जो महत्वपूर्ण कोई भी मानचित्र है, तो उस पर जो आप जो मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का क्या कर सकते हैं? आप पता लगा सकते हैं माप करके, ठीक है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या कागजों देश के कागजों पर दिखाना होता है, तो तब हम लोग जो है छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। अब जो पैमाना की बात करें दोस्तों, पैमाना 2 प्रकार का पैमाना होता है। कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला है आपका छोटे पैमाने वाला मानचित्र, दूसरा है बड़े पैमाने वाले मानचित्र। जब विस्तृत भूभाग जैसे किसी महादेश राज्यों का जो चित्र बनाना होता है, तो हम लोग क्या किया जाता है, तब छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस उदाहरण के लिए 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं, ठीक है। जब महाद्वीप हो गया, महासागर हो गया, या फिर भारत बड़े बड़े देशों या फिर क्या बोलते राज्यों का वर्णन करना होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? छोटे पैमाने वाला मानचित्र का उपयोग करते हैं। लेकिन जब एक छोटे भाग वाले जैसे गाँव हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल वाले जैसे गांव शहर को कागज़ पर दर्शाना होता है, तब हम लोग बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे 500 मीटर की दूरी के मानचित्र को 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है, ठीक है। 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, ठीक है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो है छोटे पैमाने वाला मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। जो छोटे पैमाने वाले मानचित्र में दोस्तों, वहाँ पे वो आपका चित्र जो है वो छोटा बनता है, ठीक है।
उसमें क्या बोलते हैं, जानकारियाँ अधिक भरा नहीं जा सकता, जानकारियाँ अधिक नहीं दर्शाया जाता है। लेकिन जो बड़े पैमाने वाला मानचित्र होते हैं उसमें बारीकियों से अधिक जानकारी प्रदान की जाती है तुलना में छोटे पैमाने के मानचित्र से। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देख सकते हैं चित्र यहाँ पे दिया गया है खाका। ठीक है, एक जगह का चित्र, गांव का क्षेत्र गांव का एक मानचित्र दर्शाया गया, जिसमें सामुदायिक केंद्र को दर्शाया गया है यहाँ पे। ठीक है, क्या जैसे है सामुदायिक केंद्र यहाँ पे दर्शाया गया। यहाँ पेड़ है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, यहाँ दुकानें हैं, यहाँ कुआं है, यहाँ विद्यालय है, यहाँ खेल का मैदान है, विकास का घर है, शीला का दोस्तों का घर यहाँ पे, फिर फलोद्यान का दिखाया गया। उसके बाद फिर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मानचित्र में आपको एक इस किनारे में आपको उत्तर दिशा का ज्ञान दिशा बताया जाता है, ताकि पता लगे कि जो मानचित्र का जो ऊपरी सिरा है वो क्या है, उत्तर दिशा में है। उसका फिर आप उत्तर दिशा का ज्ञात हो जाने के बाद आसानी से दिशाओं के बारे में पता लगा सकते हैं। उसके बाद साथ साथ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मानचित्र में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये आपको देखने को मिलेगा हर मानचित्र में, कि उसका पैमाना, कि मानचित्र जो बनाया गया है वो स्केल कैसा है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर का स्केल लिया गया है। ठीक है, अगर इस मानचित्र को अगर मापे हम लोग 1 सेंटीमीटर स्केल से रखेंगे तो वह आपका 10 किलोमीटर के क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पैमाने का उपयोग कर सकते हैं आप मापने के लिए। दूसरा हम लोग जो घटक है दोस्तों, हम लोग आते हैं दूसरा घटक के बारे में, दिशा के बारे में। ठीक है, कितने प्रमुख दिशाएं हैं दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रधान दिशाएं हैं मुख्य रूप से उत्तर। ठीक है, उत्तर आपका, उसके बाद दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये आपके प्रधान दिग्बिंदु के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, दिशा प्रमुख दिशाएं। उसके साथ साथ कुछ उप दिशाएं हैं, जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो ये आपके क्या बोलते हैं उप दिशाएं हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, दिशाओं के बारे में। आगे हम लोग पढ़ते हैं दिशा के बारे में। दिशा क्या है, तो अधिकतर मानचित्र में ऊपर, अभी मैंने दिखाया आपको कि मानचित्र के ऊपर वाले भाग में एक एरो इस तरह बना होता है, बगल में लिखा होता है नॉर्थ। ठीक है, जो आपको किसको दर्शाता है, ये आपको उत्तर दिशा को दर्शाता है। ठीक है, अधिकतर मानचित्र में ऊपरी दाहिनी भाग तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर जो एक अक्षर लिखा होता है ऊ। ठीक है, लिखा होता है, यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं के बारे में, जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। इस क्षेत्र में हम लोग देखिए 4.2 में जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उत्तर हो गया आपका। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, ये आपके जो है ये इसको क्या कहा जाता है, वे प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। अभी मैंने बताया क्या जाता है, प्रधान दिग्बिंदु। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। ठीक, बीच की 4 दिशाएं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से भी आप किसी भी स्थान का सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। कौन से जो उप दिशाएं हैं उसके प्रयोग से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्थान के सही दिशा के बारे में ज्ञात कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 4.1 में एक चित्र दिया है दोस्तों, निम्नलिखित दिशा का पता लगा, विकास का घर कहाँ है, घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा तथा दुकानों किसी विद्यालय की दिशा को ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पे जो विकास का घर यहाँ पे दोस्तों, और सामुदायिक केंद्र जो है, सामुदायिक केंद्र कहाँ है, तो विकास के घर से सामुदायिक केंद्र उत्तर दिशा में है। ठीक है, उसके बाद फिर करीम के घर से जो है विद्यालय कौन सी दिशा में है, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट में है। तो इस प्रकार से हम लोग दिशा के माध्यम से अलग अलग जो दिशाओं के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कौन से क्षेत्र या कौन सा स्थान कहाँ पे कौन सी दिशा में उसका पता लगाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम दिक्सूचक की सहायता, दिक्सूचक क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश में इसको कंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपास कहा जाता है। ठीक है, दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई दिशा जो हमेशा उत्तर दक्षिण को दिशा में होता है। एक कंपास हम लोग देखे दोस्तों, जिसमें नॉर्थ की ओर दर्शाता है। उसका सुई जो हमेशा क्या होता है, नॉर्थ में रहता है। ठीक है, वो जिधर नॉर्थ होगा उस साइड को दर्शाता है। ठीक है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रमुख दिशाओं का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। आपके फ़ोन्स में भी कंपास एप्लीकेशन होगा, तो आप लोग एक बार उसका उपयोग करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रतीक के बारे में। प्रतीक क्या होता है, ठीक है, प्रतीक क्या होता है दोस्तों, तो यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। यह क्या है, आपका तीसरा प्रमुख घटक है मानचित्र का प्रतीक। ठीक है,
किसी भी मानचित्र में पर वास्तविक आकार एवं विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ जैसे भवन, सड़क, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियाँ या कुओं को दर्शाने संभव नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों, हम हमारे क्षेत्र में अगर रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन को दर्शाने के लिए उतना बड़ा सीट होगा, चाहिए होगा। तो रेलवे स्टेशन को उसकी साइज़ के हिसाब से उसका एक अलग अलग प्रतीक चिन्ह दिया जाता है विभिन्न, जैसे कुआं के लिए अलग प्रतीक चिन्ह, नहर के लिए अलग प्रतीक चिन्ह, सड़क के लिए अलग प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, चिन्ह दिया जाता है जिसके माध्यम से हम लोग पता लगाते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, विभिन्न आकृतियों जैसे सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियाँ, कुओं को दिखाना संभव नहीं है, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायों, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। किसका उपयोग करके? विभिन्न अक्षर हो गया, छाया होगा, चित्र और रंगों चित्रों की सहायता से दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। ये प्रतीक जो है क्या करते हैं? कम स्थान में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये प्रतीक जो है हम कम स्थानों में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है और मानचित्र को अध्ययन को आसान बनाता है। क्या ठीक क्या करता है? मानचित्र के अध्ययन को आसान बनाता है। ठीक है, मानचित्र का अगर ज्ञान नहीं भी हो लेकिन अगर थोड़ा सा प्रतीक चिन्हों के बारे में जानकारी है दोस्तों, तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ मानचित्र में कहाँ पे है। ठीक है, आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं पर आप किसी भी दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते हैं कि आप तब आप इन चिन्हों की सहायता से पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप दोस्तों किसी दूसरे क्षेत्र में, आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं, अगर साउथ इंडिया में जाते हैं, भारत के दक्षिण भारत की ओर जाते हैं, तो वहाँ की लैंग्वेजेज जो है वो आपकी डिफरेंट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। तो आप बातचीत करने में या फिर दिशा, घर का अता पता पूछने में या चीज़ों के बारे में, जैसे पोस्ट ऑफिस के बारे में पूछना हो कि कहाँ पे है, तो उसमें थोड़ा हिचक महसूस होती है और नहीं उनसे बात कर पाते। तो हम लोग मानचित्र का उपयोग करके मानचित्र में जो सिम्बल्स हैं, चित्र हैं, ठीक है, उसके माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ है कहाँ पे है। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों। तो हम लोग उसके मानचित्र की सहायता से हम लोग दोस्तों उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, के बारे में जानकारी, मानचित्र जो है मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। यह भी लाइन जो है डायरेक्ट सीटेट में पूछा गया था दोस्तों, इसी लाइन को उठा करके। तो ये रूढ़ चिन्ह कहलाते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको रूढ़ चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है, रूढ़ प्रतीक कहा जाता है, रूढ़ चिन्ह कहा जाता है, कन्वेंशनल साइन किया जाता है। कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का प्रयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का प्रयोग जलाशयों के लिए, भूरा रंग का प्रयोग पर्वत के लिए, पीला रंग का प्रयोग पठारों के लिए और हरा रंग का प्रयोग मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। इससे भी डायरेक्ट प्रश्न उठा के पूछा गया था दोस्तों मैच द फ्लोइंग में। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि नीला रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जल या फिर जलाशय के लिए किया जाता है। भूरा रंग का प्रयोग पर्वतों के लिए किया जाता है, पीला रंग का प्रयोग पठारों के लिए किया जाता है और हरा रंग का प्रयोग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है मानचित्र में। ठीक, अभी एक मानचित्र दिया गया है यहाँ पे जिसमें कन्वेंशनल साइन को दर्शाया गया है, तो हम लोग उसकी मदद से देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं कौन से कन्वेंशनल साइन होते हैं दोस्तों यहाँ पे दिया गया चित्र में। तो देख सकते हैं ये रेलवे लाइन जो है बड़ी मीटर जो है मीटर लाइन या रेलवे स्टेशन, उसके लिए हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार का चित्र प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखेंगे। सड़कें जो है कच्ची और पक्की सड़कें के लिए, तो ये पक्की सड़कों के लिए इस प्रकार से और कच्ची सड़कों के लिए कटा लाइन प्रयोग किया जाता है। सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा और जिला सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में डीप जो बोल्ड लाइन, ठीक है, बोल्ड और डॉट का बिंदु, इसमें हल्का सा इस बोल्ड से हल्का कम, ठीक है, और इसमें डॉट डैश लाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल की बात करें तो नदी में इस प्रकार से, कुआं में ब्लैक सर्कल, फिर तालाब में देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से चित्र बनाया जाता है। नहर की बात करें तो ऐसे चित्र बनाया जाता है और पुल की बात करें तो इस प्रकार का चित्र बनाया जाता है। ठीक है, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, ठीक है, तो इस प्रकार का चित्र बनाया जाता है। मंदिर में, यहाँ पे गिरजाघर में, यहाँ पे मस्जिद में, यहाँ पे छतरी में, टॉम में। ठीक है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस में PTO बनाया जाता है, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस में, और PS बना दिया जाता है पुलिस स्टेशन के लिए। बस्ती के लिए देख सकते हैं इस प्रकार का चित्र बनाया जाता है और कब्रिस्तान के लिए इस प्रकार का जो आपका रेखा चित्र बनाया जाता है, रूढ़ि प्रतीक। ठीक है, पेड़ और घास का मैदान के लिए देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ों को इस प्रकार से और घास का इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो ये आपके रूढ़ प्रतीक का चिन्ह है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, मानचित्र को आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक दिया गया गाँव
का, तो उस गांव में हम लोग विभिन्न चीज़ों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नदी के बारे में एक चित्र बनाया गया है, तो इस प्रकार से बोल दिया गया, तो ये नदी को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है दोस्तों? तो ये आपका किस चीज़ को दर्शा रहा है? ये तो मंदिर को दर्शा रहा है। मंदिर के बगल में पेड़ दिखा रहा है, पेड़ का सिंबल बनाया, तो मतलब पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार का चित्र बनाया, तो यहाँ पे क्या है आपका, तो बस्ती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आपका बस्ती है। ये आपका एक सर्कल दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है, तो किस प्रकार का सड़क है? तो ये कच्चा सड़क है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे उत्तर दिशा को दर्शा रहा है। ये सिंबल किस प्रकार का है, किसका है? तो ये सिंबल आपका तालाब का सिंबल बना हुआ है। ये आपका किसका है? तो ये आपका छतरी का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक फाटक का चित्र बनाया है, ठीक है। किसका चित्र बनाया है? फाटक का चित्र, सॉरी, नहर का चित्र बना हुआ है आपका, ठीक है। फाटक का चित्र बना हुआ है, सॉरी, यह रेलवे स्टेशन का चित्र दिया गया है। यहाँ पे ये पटरी का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। आपका यहाँ पे विद्यालय लिखा हुआ है, यहाँ पे ये कब्रिस्तान का चित्र यहाँ पे बना हुआ है। फिर यहाँ पे आपका पक्का सड़क, यहाँ पे फिर कच्चा सड़क है। यहाँ पे गिरजाघर का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे पीटीओ है, यहाँ पुलिस स्टेशन है। तो इस प्रकार से आपका अलग अलग सिंबल के माध्यम से एक चित्र में जो एक गांव का चित्र बने, सुंदरपुर गांव का और उसके आसपास का क्षेत्र का, तो इस प्रकार से हम लोग अध्ययन कर सकते हैं मानचित्र के माध्यम से कि कौन सी चीज़ों, कौन सा सिंबल का प्रतीक चिन्ह कौन सा किस चीज़ के लिए दिया गया है, जिससे हम उसको आसानी से जान सकते हैं। आगे अब हम लोग का ये जो मानचित्र का घटक है दोस्तों, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं रेखा चित्र क्या होता है। तो रेखा चित्र क्या होता है दोस्तों? रेखा चित्र भी आपका एक प्रकार का आरेखन है, ठीक है। मानचित्र की तरह ही एक प्रकार का आरेखन है, जो पैमाने पर आधारित ना होकर के याददाश्त पर और स्थानीय परिक्षेपों पर परीक्षण पर आधारित होता है, ठीक है। मानचित्र के बारे में हम लोग क्या देखे थे? मानचित्र क्या था आपका? एक क्या बोल सकते हैं, एक पैमाने पर आधारित था, ठीक है, जिसको पैमाने के आधार माप या फिर मापन के आधार पर माप के बनाया जाता था, ठीक है। पैमाने के आधार पर बनाया जाता था कागज़ शीट पे। रेखा चित्र भी आपका कागज़ शीट पे ही बनाया जाता है, लेकिन ये जो है आपके पैमाने पर आधारित नहीं होता है, याददाश्त पर आधारित होता है, मतलब मेमोरी बेस्ड होता है, ठीक है। स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र जो है आपका मित्र अपने घर के रास्ता बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना कर देता है। इस प्रकार के आरेखन को बिना पैमाने पर सहायता से खींचा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, घर में या फिर कहीं पे जाना होता है हम लोग कहीं पे, तो क्या करते हैं कि रेखा खाका चित्र बनाते हैं। जैसे सिंबल, जैसे बोलते हैं बस स्टैंड में आप यहाँ बोलते हैं उनको क्या, ये बस स्टैंड में आप उतरे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बस स्टैंड में उतरे, बस स्टैंड से आपको सीधा निकलना है 10 मीटर या 50 मीटर बाहर, वहाँ पे टेम्पू पकड़ना है, ठीक है। टेम्पू या फिर आना है, वहाँ पे कुछ सिंबल बता देते हैं कि वहाँ पे पोस्ट ऑफिस मिलेगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस मिलेगा, उसके बाद फिर आपको वहाँ से पश्चिम से दक्षिण ले लेना है। दक्षिण में आप चलिएंगे आधा किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो वहाँ पे आपको एक विद्यालय मिलेगा, स्कूल मिलेगा, ठीक है। वहाँ से फिर आपको फिर क्या कहते हैं, पश्चिम की ओर ले लेना है, ठीक है। पश्चिम की ओर वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ को अलग चित्र मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, वहाँ पे बैंक मिलेगा। फिर वहाँ से आपको अपना रास्ता बताने के लिए इस प्रकार से अलग अलग खाका चित्र दे देते हैं उसको दोस्त को। अब लास्ट में यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे पहुँचेंगे आप लोग। तो इस प्रकार से जो क्या बोल सकते हैं, याददाश्त पर आधारित स्थानीय परिक्षेपण पर आधारित जो रेखा चित्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं, ठीक है। ऐसे मानचित्र को रेखा चित्र कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों खाका क्या है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र जो है उसको खाका कहते हैं। एक छोटे चित्र का जो है बड़े पैमाने पर, मतलब ये भी आपका एक पैमाने पे खींचा जाता है, लेकिन जो रेखा चित्र है वो पैमाने पे नहीं खींचा जाता है, ठीक है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे हमारे कमरे की लंबाई चौड़ाई, इससे मानचित्र नहीं दिखाया जा सकता। उस समय पर हम बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींचते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे खाका कहते हैं, ठीक है। खाका एक प्रकार का ही मानचित्र है दोस्तों, जिसे रेखा चित्र है, जिसे जो है बड़े पैमाने पे खींचा जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ इसमें अभ्यास प्रश्न दिए हैं, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो मानचित्र के 3 घटक आपको बताना है, दूरी, उसके बाद दिशा और प्रतीक चिन्ह, ठीक है।
उसके बाद फिर प्रधान दिग बिंदु कौन कौन से, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, तो जो मानचित्र पैमाना क्या है, तो पैमाना है दोस्तों धरातल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर या चित्र पर जो उसके क्या बोलते हैं काल्पनिक दूरी के जो अनुपात को जो क्या बोलते हैं उसको हम लोग पैमाना कहते हैं। ठीक है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायता होती है, क्यों? हम लोग कई बार चर्चा किए हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसको। मानचित्र और खाका के बीच में क्या अंतर है, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कौन सी मानचित्र विस्तृत जानकारी प्राप्त करती है, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रतीक किस प्रकार के मानचित्र का अध्ययन सहायता होता है, प्रतीक जो है वो किस प्रकार से मानचित्र का अध्ययन में सहायता होता है, ये सब आपके छोटे छोटे प्रश्न हैं दोस्तों, उसका भी मैंने अभी विस्तारपूर्वक चर्चा किया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग इसके जो प्रश्नों का जो उत्तर है उसके लिए भी हम लोग एक छोटा सा वीडियो बना लेंगे, उसमें भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ पे टिक द फ्लोइंग, ठीक है, चित्र सही चिन्ह का जो टिक लगाना है। वृक्षों के वितरण को दर्शाने के लिए किसमें किया जाता है, तो थीमेटिक मानचित्र। नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है मुख्य दिशा पता लगाने के लिए। ठीक है, पैमाना आवश्यक है किसके लिए, तो रेखा चित्र मानचित्र के लिए। ठीक है, मानचित्र के लिए पैमाना आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर आपका हो जाता है समाप्त। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में बताएं कमेंट आपका किस प्रकार के वीडियो कैसे लगी। और दोस्तों इससे संबंधित जो आपका प्रश्नों की जो वीडियो है, प्रश्न संबंधित वीडियो, इससे अभ्यास प्रश्न के लिए वीडियो कुछ एक वीडियो है, तो वो आपको मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से कमेंट बॉक्स में देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, मानचित्र से महत्वपूर्ण 30 महत्वपूर्ण जो प्रश्नों की संख्या है, ठीक है, 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो वीडियो वो मैं कमेंट बॉक्स में वो भी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई दोस्तों, तो वहाँ से अभी आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। जय हिंद।